गुजरात के एक व्यक्ति को गहरी रात में इंस्टाग्राम पर एक डरावना संदेश मिलता है, मुझे बचाओ। वह संदेश उसकी प्रेमिका का था। कुछ घंटों बाद उस लड़की का मृत शरीर उसके घर से बरामद किया जाता है। शुरुआत में सबको लगा कि उसकी मौत स्वाभाविक कारणों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कई शक पैदा करने वाली बातें सामने आने लगी। फिर जांच के बाद यह मामला सामने आया कि बनासकांठा जिले में इज्जत के नाम पर की गई एक निर्मम हत्या थी, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। Welcome to the show. My name is Abhishek and you are watching True Crime भारत। 21 फरवरी 2025, पालनपुर, गुजरात। पालनपुर के बस स्टैंड पर खड़ी चंद्रिका हॉस्टल वापस लौटने के लिए बस के आने का वेट कर रही थी। चंद्रिका पालनपुर में नीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई थी और वहां एक हॉस्टल में रह रही थी। उस दिन बहुत देर तक बस का इंतजार करते करते जब कोई बस नहीं आई तो ढलती शाम और होते अंधेरे के बीच चंद्रिका के पास लिफ्ट मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। चंद्रिका लिफ्ट मांग ही रही थी कि तभी वहां बाइक से गुजर रहे 23 साल के हरेश चौधरी ने चंद्रिका को लिफ्ट मांगते देख अपनी गाड़ी रोक दी। चंद्रिका ने हरेश को अपनी सिचुएशन बताई, जिस पर हरेश ने उसे सेफली हॉस्टल पहुंचाने का अश्योरेंस देते हुए लिफ्ट दे दी। बस स्टॉप में यूं दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि नियति में लिखी उनकी कहानी का एक हिस्सा था, क्योंकि इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे से कभी मैसेज तो कभी कॉल पर ढेर सारी बातें करने लगे और यही बातें फिर मुलाकात और मुलाकात से प्यार में तब्दील हो गई। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी कर बैठे। दोनों साथ में घूमने फिरने भी लगे। कभी वो माउंट आबू गए तो कभी महसना घूमने चले गए। लाइफ के इस फेज से चंद्रिका बहुत खुश थी। वो दिन भर नीट एग्जाम की तैयारी करती और शाम को फ्री टाइम में हरेश के साथ वक्त बिताती। पर जहां सब कुछ सही चल रहा था, वहां 3 महीने बाद खेले गए एक दांव ने चंद्रिका की जिंदगी के किताब के पन्नों को उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में तब्दील कर दिया। 3 महीने बाद 5 जून 2025 परेशान हालत में चंद्रिका का परिवार गुजरात के थराड़ पुलिस स्टेशन जाता है और रोते हुए बताता है कि उनकी बेटी चंद्रिका मिल नहीं रही है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए चंद्रिका के पिता संधाई बताते हैं कि चंद्रिका 1 महीने पहले नीट एग्जाम देने आई थी और तब से वो अपने घर पर ही रुकी हुई थी और कल यानी 4 जून 2025 को वो घर के काम से बाहर तो गई थी, पर तब से वापस नहीं लौटी है। चंद्रिका का फोन भी नहीं लग रहा है और दोस्त नाते रिश्तेदारों को भी चंद्रिका की कोई खबर नहीं है। घर के आसपास के इलाके, मार्केट और जहां जहां चंद्रिका जा सकती है, वो उन हर जगहों पर भी उसे ढूंढ चुके हैं, पर चंद्रिका का कोई सुराग नहीं मिला है। किडनैपिंग की आशंका से पुलिस ने तुरंत मिसिंग केस दर्ज किया और चंद्रिका का फोन सर्विलेंस पर लगाकर उसकी खोज करना शुरू कर दिया। पुलिस की फुर्ती का उन्हें फायदा भी मिला और 2 दिन बाद 6 जून 2025 को चंद्रिका के फोन की लोकेशन गुजरात के अहमदाबाद में दिखाने लगी। लेकिन जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंचती, तब तक चंद्रिका का फोन अलग अलग लोकेशंस में मूवमेंट करते हुए दिखने लगा और कुछ घंटों बाद उसकी लोकेशन राजस्थान के उदयपुर में दिखाने लगी। ये मूवमेंट उदयपुर पर ही नहीं रुकी, बल्कि उदयपुर से उज्जैन, उज्जैन से ग्वालियर, ग्वालियर से जयपुर और फिर 10 जून को राजस्थान के बालासहार में दिखाने लगी, जिसके बाद चंद्रिका की लोकेशन में मूवमेंट होना बंद हो गया। इसलिए 12 जून की रात 10 बजे ब्लैक स्कॉर्पियो से पुलिस की 2 टीमें चंद्रिका के भाई हीरा भाई के साथ बालासहार रिजॉर्ट पहुंच गई, जहां रिजॉर्ट के एक रूम में पुलिस को चंद्रिका के साथ हरेश मिल गया। अपनी बहन को एक लड़के के साथ देख हीरा गुस्से में भड़क उठा। हालांकि कानूनन दोनों बालिग थे, लेकिन साथ आई पुलिस ने दोनों की फोन को सीज करते हुए चंद्रिका और हरेश को अलग अलग कार में बिठा दिया, जहां से चंद्रिका को उसके घर भेज दिया गया और हरेश को थराड़ पुलिस स्टेशन ले जाया। अगले दिन 13 जून 2025 को पुलिस के सामने चंद्रिका ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, न कि हरेश के साथ, और इसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। केस की फाइल को जितनी शांति से बंद किया गया था, उसी जगह से एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो कई जिंदगी तबाह करने जा रहा था। 21 जून 2025 को हरेश ने जेल से बेल पर बाहर आते ही अपने लॉयर की मदद से हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हेबियस कॉर्पस ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी बिना कानूनी वजह के नहीं छीनी जा सकती। आसान भाषा में समझें तो हेबियस कॉर्पस एक ऐसा कोर्ट का हुक्म है
जो पुलिस या किसी भी अथॉरिटी से कहता है कि अगर तुमने किसी को रोककर या कैद कर रखा है तो उसे सामने लेकर आओ और सबूत दो कि तुमने ऐसा लीगली कर रखा है, और अगर तुम वैलिड वजह नहीं दे पाए तो तुम्हें उसको तुरंत रिहा करना होगा। कोर्ट ने पिटीशन अप्रूव करते हुए 27 जून की हियरिंग फिक्स की, जिसमें पटेल परिवार को चंद्रिका के साथ कोर्ट में पेश होना था। लेकिन चंद्रिका से मिलने के अरमान लिए हरीश की दुनिया एक पल में तब बिखर गई जब पटेल परिवार के वकील ने चंद्रिका की जगह उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया, जिसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक लिखा हुआ था। ये सुनते ही हरीश अंदर से शून्य सा हो गया और कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट की लीगैलिटी को चेक करते हुए इस केस को डिस्पोज कर दिया। हरीश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रिका इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो चंद्रिका के घर के आसपास उसके बारे में पता लगाने लग गया, जहां सबने उसे यही बताया कि 25 जून को उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन कहीं में कहीं उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर पटेल परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई और ये आरोप लगाया कि चंद्रिका का उन्होंने मर्डर कर दिया है। एक महीने बाद 31 जुलाई को एसपी अक्षय राज मकवाना ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए और अगले दिन एएसपी सुमन ने इस केस की कमान अपने हाथों में ले ली। इन्वेस्टिगेशन काफी मुश्किल थी क्योंकि ना कोई सीसीटीवी था और ना ही फोन लोकेशन से कोई क्लू। इसलिए पुलिस ने चंद्रिका के परिवार को बुलाकर पूछताछ शुरू की, जिसमें चंद्रिका के चाचा शिवराम और कजिन नारन से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान परिवार के बयानों में पुलिस को कुछ गड़बड़ नजर आई। तब पुलिस ने हरीश का दिया एक ऐसा सबूत उनके सामने रखा जिसे देखते ही शिवराम और नारंग का सब्र टूट गया और उन्होंने चंद्रिका की जिंदगी में परिवार की सनक और कानून की मिली भगत से छुपे उस दर्दनाक राज को बयां करना शुरू। 24 जून 2025 को पुलिस सेंधाभाई पटेल को हेबियस कॉर्पस पिटीशन की नोटिस देने आई थी, जिसमें उसे अपनी बेटी चंद्रिका को 3 दिन बाद यानी 27 जून को कोर्ट में पेश करना था। इस बात से वाकिफ होते ही सेंधाभाई को डर लगने लगा कि कहीं उसकी बेटी कोर्ट में उसके खिलाफ गई तो वो उस लाइन को क्रॉस कर देगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अपनी ईगो, झूठी इज्जत और शान को बिखरते हुए देख उसने शिवराम के साथ मिलकर यह फैसला किया कि आज वो चंद्रिका को आखिरी बार समझाएंगे और अगर वो नहीं मानी तो उसे जान से मार डालेंगे। शिवराम ने इस प्लान में अपने बेटे नारायण को भी शामिल किया। इसी रात तीनों ने मिलकर चंद्रिका को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उनके आगे झुकने से मना कर दिया तो एज पर प्लान उन लोगों ने सिडेटिव्स को छुपाकर दूध में मिलाकर उसे पिला दिया। दवाई के असर के चलते चंद्रिका अपने कमरे में जाकर सो गई। जब रात में परिवार के बाकी लोग सो रहे थे तो करीबन 1:30 बजे सेंधाभाई और शिवराम चंद्रिका के कमरे में दाखिल हुए और फिर चंद्रिका को गहरी नींद में सोता हुआ देख सेंधाभाई ने अपने हाथों से अपनी ही बेटी का बेदर्दी से गला घोट दिया। चंद्रिका की जान लेने के बाद उसने नारायण और शिवराम के साथ मिलकर बॉडी को घसीटकर स्टोर रूम में लेकर आया और गले में दुपट्टा बांधकर उसे पंखे से लटका दिया। अपनी साजिश को छुपाने के लिए तीनों अपने अपने कमरों में सो जाने का नाटक करने लगे। सुबह 4 बजे तीनों ने स्टोर रूम में जाकर शोर मचाया और बाकी परिवार के सामने ये ड्रामा रच दिया कि चंद्रिका उन्हें वहां पर मरी हुई मिली है। फिर इज्जत का हवाला देते हुए सबने फैसला किया कि असली बात कभी सामने आनी नहीं चाहिए। इसलिए सभी ने एक सुर में यही कहा कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्राइम को कवर अप करने के लिए सेंधाई ने अपने कनेक्शन का यूज करते हुए फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, जिसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक लिखवा दिया गया। पुलिस को दिए इन कन्फेशन के बाद पुलिस ने शिवराम और नारायण को तो अरेस्ट कर लिया, पर तब तक पकड़े जाने के डर से सेनाबाई फरार हो गया। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को बंदिशों में रखकर उन्हें अपने मन मुताबिक ढाल देना ही सही परवरिश है, ताकि समाज में उनका नाम रोशन हो। लेकिन असली इज्जत बच्चों की खुशी और उनके जीने के अधिकार को दबाकर नहीं मिलती। बेटियों पर अक्सर इसका सबसे बड़ा बोझ डाल दिया जाता है कि उनकी जिंदगी के फैसले भी समाज और परिवार तय करें, और इसी सोच से ऑनर किलिंग जैसा पाप जन्म लेता है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।